दोस्तों, भारत में एक हार्श रियलिटी आपको जाननी चाहिए कि क्या कुछ चल रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। जो प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उसके अंदर कितना जहर है ये आपको जानना चाहिए। और अपनी बातों को मैं प्रूव करूंगा और मैंने खुद ने जो है अनुभव किया है। एक बार की मैं बात आपको बताता हूं। एक बार हम मंडी से कुछ खीरे वगैरह लेकर आए ताकि हम लोग सलाद वगैरह खा सके। और उसी शाम को हमारे जो मामा जी हैं वो घर पर आए। हमने कहा कि भाई खाने के साथ में सलाद आपको काट दिया जाए। उन्होंने डाइनिंग टेबल के ऊपर देख लिया था कि खीरे वगैरह रखे हुए हैं। उन्होंने इनकार कर दिया कि मुझे ये नहीं खाना है, जबकि वो खुद एग्रीकल्चर फील्ड से आते हैं। उनके खेतों के अंदर वो खीरा उगता है। फिर मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं खाऊंगा इनको। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है कि किस तरीके से इसको उगाया जाता है। और जो इंसान जानता है वो फिर वो खाता नहीं है, और जो इंसान अनजान है वो फिर इसको खाता है। और फिर बहुत से बदलाव जो है हम लोग देखते हैं। एक बात और है कि एक हमारे मित्र हैं जो कि हरियाणा से हैं। हरियाणा पंजाब वगैरह वहां पर होता ही है ऐसा मैक्सिमम, क्योंकि हरित क्रांति जो ग्रीन रिवोल्यूशन था 1966 में आया, उसके बाद में इतना ज्यादा प्रेशर बढ़ने लगा कि हमको और ज्यादा फूड ग्रेन जो है उसको उगाना चाहिए। अब क्या होता है कि उसने खुद ने मुझे ये हकीकत बताई कि हमारे खेतों के अंदर जैसे पोलियो की जो ड्रॉप होती है, अगर वो एक बूंद भी उस फसल के अंदर डाल दी जाए और बीच में से कोई पानी का सांप भी निकल जाए तो वो सांप वहां पर मर जाएगा। इतना जबरदस्त जहर उसके अंदर होता है। आज हरियाणा पंजाब के अंदर इतना चावल उगाया जाता है, लेकिन वो चावल हरियाणा पंजाब कंज्यूम नहीं करता है। रीजन क्या है? पेस्टिसाइड्स। आज एक ऐसा ही पेस्टिसाइड की हम लोग आज बात करने वाले हैं जिसको भारत के अंदर बैन किया गया, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से वो यूज हो रही है। कई बार आप मेडिसिन के बारे में सुनते होंगे, जैसे कोई कफ सिरप है उसको बैन कर दिया गया है, लेकिन फिर भी चोरी छिपे वो मेडिकल स्टोर्स पर बिकती है। ये एक हार्श रियलिटी है। हम लोग जानते सब कुछ हैं, लेकिन वो पैसों का लालच कहीं ना कहीं वो आगे निकल जाता है ह्यूमन हेल्थ से। तो जानते हैं कि आखिरकार क्या है। खेतों के अंदर जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स का छिड़काव होता है, रोटी आप लोग खाते ही होंगे। रोटी के अंदर भी वो केमिकल है। आया कहां से, कैसे आ गया उस रोटी के अंदर केमिकल, और उस रोटी को हमने कंज्यूम किया और उसने हमारे डीएनए स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। इतना बदलाव सब कुछ कैसे हो गया? बायो मैग्निफिकेशन इसको कहते हैं। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग प्रूफ के ऊपर चलेंगे क्या कुछ चल रहा है। रिसेंटली एक जो पेस्टिसाइड है जिसका नाम है डाई मैथॉड्स, है ना, डाई मैथॉड इसका नाम है। एक पेस्टिसाइड है, और पेस्टिसाइड जो कि भारत के अंदर सेल हो रही है, और बहुत सारी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अदर कंट्रीज हैं, उनके अंदर इसको बैन किया चुका है क्योंकि ये हमारे डीएनए को डैमेज करती है। ये पता था हमको, लेकिन क्या हमारा रिसर्च इतना कमजोर है कि दूसरे देशों के अंदर जिस पेस्टिसाइड को बैन किया गया है, क्या हमको उनका देखकर बैन नहीं कर देना चाहिए? हमको तो उस पर रिसर्च करनी चाहिए कि यार अगर यूरोपियन किसी कंट्री ने बैन किया है तो ऐसा क्या है उसके अंदर, हमको रिसर्च करके उसको बैन करना चाहिए। जब इन्होंने आज से लगभग 20-30 साल पहले बैन कर दिया और हम लोग अब बैन कर रहे हैं, ये हमारी बेवकूफी है। सोचकर देखिए कि एक अच्छा इंसान उसको माना जाता है जो दूसरे इंसान को देखकर ये सीख जाए कि यार उसने ठोकर खाई है, मुझे नहीं खानी है, और फिर भी वो ठोकर खाता है, तो फिर बहुत ये मान के चलिए उसे बेवकूफ कोई और नहीं है। आज इंसान ऐसे सीखता है, तो एक देश भी ऐसे सीख सकता है कि दूसरे देश ने बैन किया है तो उसको उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है उस पेस्टिसाइड में। इंडिया को भी बैन करना चाहिए था, है ना। दोस्तों, 50 डेज का हार्ड चैलेंज, चैलेंज कैन चेंज योर लाइफ। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि चुनौती आप पूरे यूट्यूब के ऊपर खंगाल लीजिएगा। अगर एक भी एजुकेटर आपको ऐसा मिल जाए जिसने पोर्नोग्राफिक जो कंटेंट होता है इसको लेकर कोई पहल की हो, एक भी एजुकेटर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सब डरते हैं कि यार इमेज का क्या होगा। मेरे साथ में वैसा नहीं है। मैंने इससे पहले 100 डेज का हार्ड चैलेंज, 75 डेज का हार्ड चैलेंज और अभी 50 डेज का हार्ड चैलेंज मैं ऑलरेडी ले चुका हूं, और ये अभी लाइव चल रहा है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि नहीं, हमको कोई एडिक्शन नहीं है, क्योंकि आपके ब्रेन के अंदर वो इनोवेटिव आइडियाज आ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन ऑलरेडी एंगेज रहता है इन कंटेंट्स के साथ में। अच्छा, अगर आपको ये एडिक्शन नहीं भी है तो आप अपनी विल पावर को इंक्रीज करने के लिए चैलेंज ले सकते हैं। क्या 50 डेज में मैं अपने एग्जाम की तैयारी करूंगा, ये करूंगा, लगातार तैयारी करूंगा, उसमें भी आपको बहुत हेल्प करेगा। तो आप जरूर इसको एक्सेप्ट कीजिए। एडवांस कूपन कोड आप लोगों को यूज करना है। प्लीज विजिट स्टडी ग्लोस एंड्रॉइड ऐप। ओके, चलिए बात करते हैं पेस्टिसाइड के बारे में। तो एक पेस्टिसाइड जो है, पेस्टिसाइड दैट हैज बीन बैन्ड अक्रॉस मच ऑफ डेवलप्ड वर्ल्ड कंट्रीज, विकसित देशों ने इसको बैन कर दिया है।
लेकिन भारत के अंदर वाइडली जो है अवेलेबल है, जिसका नाम है डाइमेथॉड। डाई मतलब दो, मेथड मतलब मीथेन से वो बना है, उसको और क्या किया गया है, केमिकली रिच उसको किया गया है। तो डाई मेथड इसका नाम है। डिकेड से, बहुत लंबे समय से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। और ये क्या करता है, ऑर्गेनो फॉस्फेट इंसेक्ट, मतलब बेसिकली जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं उनको ये डैमेज कर देता है, खास तौर पर ऑफर ब्रॉड स्पेक्ट्रम। अब एक्चुअली में क्या है, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि चिपर बहुत सस्ता ही आता है और यूज करने का जो डायमेंशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है। बहुत तरीकों से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं इस केमिकल को, और रेगुलेट करने की बहुत बात की गई है, कभी रेगुलेट किया नहीं किया गया है, लेकिन अब जो है ये एनवायरमेंटल और ह्यूमन हेल्थ को डैमेज कर रहा है, खास तौर पर डीएनए जो है इसको डैमेज कर रहा है। ये मार्केट में बिकने वाला है ना, डाइमेथॉड, जो कि एग्रीकल्चर कृषि के ऊपर इसका छिड़काव होता है, फसलों के ऊपर छिड़काव होता है। जर्मन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसको ओरिजिनेट किया था। देखिए भारत के अंदर मैं आपको बताता हूं। देखिए पहली बात तो यह है कि भारत के अंदर पेस्टिसाइड्स का यूज कैसे हुआ। जब 1950s के आसपास में भारत के अंदर मलेरिया बहुत ज्यादा बढ़ चुका था, उस समय भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे केमिकल्स मच्छरों को मारने के लिए इजाद किए गए, और वो केमिकल्स जैसे डीएपी वगैरह बहुत सारा होता है, तो वो जो केमिकल्स जो कि मलेरिया को मारने के लिए, मच्छरों को मारने के लिए यूज हुए थे, उनका बाद में धीरे धीरे एग्रीकल्चर यूज बढ़ने लगा। लोगों को लगने लगा कि जब वो मच्छर मर सकता है तो हमारे खेत के अंदर जो कीट हैं वो भी मर सकते हैं, तो उनके ऊपर इस्तेमाल होने लगा। और जब धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ने लगा, तो अब जैसे कीट मर जाएगा तो उसके बाद में फसल की जो पैदावार है वो भी बढ़ जाएगी। भारत की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी। 1966 के अंदर भारत के ऊपर यह दबाव था कि भारत अपनी एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट्स हैं, जो ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, उनकी पैदावार को बढ़ाए। इसलिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। सरकार ने पहल की कि आप जो है वो फसल को उगाइए, पैदावार को बढ़ाइए, जो भी सरकार से हेल्प होगी सरकार करेगी। खास तौर पर पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन का बहुत बेहतरीन तरीके से फायदा उठाया, और आज भी उसका रिजल्ट यह है कि वो जो स्टेट्स हैं वो अदर स्टेट से फूड ग्रेन्स के अंदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में आगे हैं, जबकि वही एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो खुद यूज नहीं करते हैं। ये हार्श रियलिटी है। जिसने उगाया वो इस्तेमाल नहीं करेगा, लेकिन लोगों के लिए वो बेच देगा, क्योंकि उसको लगता है कि यार मुझे तो मुनाफा कमाना है, चाहे फिर उसका रिजल्ट कुछ भी हो। मेनली ये स्टेट जो थे ग्रीन रिवॉल्यूशन के अंदर, इन्होंने ज्यादा इसको क्या किया, पुश किया, और वहां पर केमिकल्स का छिड़काव होने लगा। यूरिया हुआ, डीएपी हुआ, फास्फोरस, बहुत सारे जो केमिकल्स हैं वो छिड़कने लगे। अब भारत के अंदर क्या हुआ, इसके साइड इफेक्ट्स देखना शुरू हुए। लेकिन शुरुआत कहां से हुई, देखिए सबसे पहले तो जर्मन एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ओरिजिनली डेवलप किया इसको, इस कंपाउंड को फॉर मिलिट्री एप्लीकेशंस। एक्चुअली में क्या है, दुश्मन देश के जो सैनिक हैं उनका नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के लिए इनका सबसे पहले एक जो जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको मिलिट्री पर्पस के लिए यूज किया, ताकि वो नर्वस सिस्टम को क्या कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। यूज्ड टू डिस्टर्ब द नर्वस सिस्टम ऑफ इंसेक्ट्स। अब इसका इस्तेमाल जब इंसेक्ट्स के ऊपर होने लगा तो सेम इंपैक्ट देखने को मिला। जल्दी इनके ऊपर इंपैक्ट हो रहा था तो कहां पर, तो इंसान के ऊपर टारगेटेड था। अब वो किसके ऊपर आ गया, इंसेक्ट्स के ऊपर आ गया, तो बहुत जल्दी मरेंगे, ज्यादा संख्या के अंदर मरेंगे, कॉजिंग पैरालिसिस एंड डेथ। तो ऐसे बहुत सारे है ना। तो अब जब ये इंसेक्ट्स में हो सकता है तो ये पैरालिसिस की प्रॉब्लम और डेथ की प्रॉब्लम ह्यूमंस में क्यों नहीं हो सकती है। और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगी। डाई मेथड जो है वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स 1951 बाय साइंटिस्ट वर्किंग फॉर अमेरिकन। तो ये उस संस्था के लिए काम कर रहे थे, सबसे पहले अमेरिका ने इसको इजाद किया। और अमेरिका ने जब इजाद किया तो ये पाया कि नहीं, अब हमको इसको थोड़े समय बाद में बैन कर देना चाहिए। अमेरिका जैसे कंट्रीज ने इसको बैन भी कर दिया, यूरोपियन कंट्रीज ने बैन कर दिया। अब सवाल ये है कि बैन क्यों किया गया। देखिए एक्चुअली में क्या है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी के अंदर हमारा जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, सेल्स, और बहुत सारी करोड़ों अरबों सेल्स जो है वो हमारी बॉडी को बनाती हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर बीच में एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। उन्हीं क्रोमोसोम्स के अंदर केमिकल्स पाए जाते हैं, और उन्हीं केमिकल्स को हम लोग कहते हैं डीएनए। ठीक है, और वो जो डीएनए है वो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल है कि जब एक पिता से पुत्र होगा तो बहुत सारे लक्षण जो है वो पिता से पुत्र के अंदर जाएंगे। डीएनए क्या है,
डीएनए जो है वो लक्षणों को, क्वालिटीज को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और सिमिलरिटी जो है वो डेवलप कर रहा है, कोई डैमेज उसके अंदर नहीं है। लेकिन अब मान के चलिए कि ये जो केमिकल बॉन्डिंग्स यहां पर हो रही है, जैसे एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये सब कुछ यहां पर है, तो ये केमिकल कंपोजिशन बदल रहा है ड्यू टू किसके कारण? वो जो पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे थे। अब देखिए, एक तो बात होती है डीएनए डैमेज की, और एक बात होती है डीएनए म्यूटेशन की। तो जब डीएनए डैमेज होता है, तो मान के चलिए कि मेरे पास में एक कागज है, एक पेपर है, उस पेपर को मैंने फाड़ दिया है, तो वो क्या हो गया है? डैमेज हो गया है। और पेपर को मैंने मैश कर दिया है ऐसे, तो उसको तो वापस फिर भी सीधा कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ठीक रहेगा वो। लेकिन अगर पेपर को ही मैंने फाड़ दिया है तो पूरी तरीके से वो डैमेज हो जाएगा। वो बात यहां पर भी लागू होती है। जब भी कोई डीएनए डैमेज होता है पेस्टिसाइड से, तो वो केमिकल कंपोजिशन चेंज होने लगता है, और पेपर कोई फटा हुआ है अगर आप चिपकाएंगे तो वो एक लकीर जो है वो उसमें लाइन शो होगी। और वैसा ही यहां पर भी होता है, वो डीएनए जो है वो डैमेज होता रहता है, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। जब ये बहुत लंबे समय तक चलता है तो ये क्या करता है? डीएनए को डैमेज करता है। अब खेतों के अंदर छिड़काव बड़े धड़ल्ले से होता है, पूरा का पूरा ट्रैक्टर जो है उतार दिया जाता है, और पीछे बैठे हुए जो लोग हैं वो मजे से, है ना, गाना गाते हुए उस फसल के ऊपर पेस्टिसाइड जो है वो छिड़कते रहते हैं। अब इसको, पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। क्योंकि एक फसल के ऊपर अगर पेस्टिसाइड छिड़का तो हमारे डीएनए तक कैसे पहुंच गया, ये प्रोसीजर क्या था? बायोमैग्निफिकेशन हम लोग इसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर कोई केमिकल था, उस पानी को किसी पौधे ने लिया, वो पौधा जो है, पौधे को किसी कीट ने खाया, कीट को बड़े कीट ने खाया, मछली ने खा दिया, छोटी मछली ने, फिर बड़ी मछली ने खाया, वही मछली फिर इंसान ने खाई। तो वो जो पेस्टिसाइड था वो खत्म कभी नहीं हुआ, उसकी मात्रा भले ही कम होती चली गई, लेकिन वो जो पेस्टिसाइड था वो धीरे धीरे ह्यूमन तक पहुंच गया। ऐसे ही होता है पानी के साथ में, जब पेस्टिसाइड्स को या छिड़काव करते हैं तो फसल के माध्यम से इंसान के अंदर वो पहुंचता है, डीएनए को डैमेज करता है। इसलिए मैंने कहा, क्या आप रोटी खाते हैं? उस रोटी के अंदर भी वो आपको पेस्टिसाइड्स देखने को मिलेंगे, और उसने हमारे डीएनए को डैमेज किया। अब भारत ने क्या किया इसके लिए? पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे कि हर्बिसाइड जो होते हैं यूज होते हैं 30% तक यूज होते हैं, लेकिन भारत के अंदर केवल 10%। और इंसेक्टिसाइड्स के लिए जो यूज होता है, आप देखेंगे वहां पर, देखिए लगभग 50% मान के चलिए, या 45% मान के चलिए, और इंडिया के अंदर देखिए आप, जबरदस्त तरीके से यूज होता है। तो ये डिफरेंस है ना, भारत और बचे हुए राष्ट्रों के अंदर। अब बात है कि व्हाई मेनी कंट्रीज हैव बैंड इट। आखिरकार फ्रांस ने, जर्मनी ने, इटली ने, स्पेन ने, यूरोपियन यूनियन ने इसको बैन क्यों कर दिया? बिकॉज ऑफ बायोमैग्निफिकेशन। उनको पता था कि ये प्रॉब्लम करेगा, और इसलिए इसको बैन कर दिया गया। भारत ने सीखा नहीं कुछ, क्योंकि भारत ने सीखने में समय ले लिया, और वो समय यूं ही गुजरता चला गया, और वो डीएनए डैमेज होता चला गया। लेकिन फिर भी भारत का प्रयास जो था वो सराहनीय था। भारत ने अनुपम वर्मा कमेटी का गठन किया, और वो कब किया गया था? 2013 से 2015 के बीच में। इसने जब अपनी रिपोर्ट सौंपी तो उसमें 66 जो पेस्टिसाइड्स थे उनको रिकमेंड किया कि इनको बैन कर देना चाहिए, और मई 2020 के अंदर डाइमेथॉड जो है इसको भी इंक्लूड किया गया उस बैन की लिस्ट के अंदर। लेकिन फिर भी चोरी छिपे आज भी ये डाइमेथोडॉन जो है वो क्या होता है? बिकता है। और उसका रिजल्ट आप लोग देख सकते हैं कि मैंने शुरुआत में आपको कहानी बताई कि हरियाणा, पंजाब जैसे जो स्टेट्स हैं वो चावल खूब उगाते हैं, लेकिन खुद वो नहीं खाते हैं। ठीक है ना? तो मामा जी की कहानी से आप रिलेट कर लीजिएगा कि मामा जी को पूछा कि सलाद खाएंगे, उन्होंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं उगाता भले ही हूं, उनके खेत भले ही हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं खाएंगे। उनको पता है कि किस तरीके से इसको उगाया गया है और वो क्या नेगेटिव इंपैक्ट कर सकता है। तो वो अगर समझ सकते हैं, मामा जी अगर समझ सकते हैं, तो आप क्यों नहीं समझ सकते? ठीक है, तो इसीलिए जैविक जो खेती है इसका कंसेप्ट आता है। दोस्तों, हमारा 50 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा जबरदस्त है। आपको एडवांस कूपन कोड यूज करना है, जिससे आप 50 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर इन्वॉल्व हो जाएंगे, एनरोल हो जाएंगे, और 50 दिनों तक आप हमारे साथ में बने रहेंगे। मैं आपको गाइड करूंगा, और साथ ही के अंदर डेली लाइव क्लास होती है, फिक्स टाइमिंग पर होती है, और उस समय हम लोग इस सेशन को कंप्लीट करते हैं। मैं टेक्निक्स आपको बताता हूं, समझाता हूं, साइकोलॉजिकली जो है वो हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स को।
ठीक है, इससे पहले हमने 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट कर चुके हैं। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।